दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ चुके थे कि हम जब भी किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और हमने देखा था कि कल ऑरस्टेड ने यह समझाया कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और मिस्टर एम्पियर ने बताया कि उसका डायरेक्शन क्या होता है। हम आपको आपके टॉपिक से लिंक कर देते हैं। हमने देखा था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं और हम उस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन को शो करे। हमें इस तरह से इसको पकड़ना है कि थंब हमारा करंट के डायरेक्शन को शो करता है। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका डायरेक्शन जो हमारी फिंगर्स हैं उनके कर्लिंग के डायरेक्शन में होता है। यानी कि जब हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं, मोड़ते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स इस तरह से घूमती हैं उसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। हमने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक लूप बनी हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और ये एक क्लोज लूप है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हमें अपने राइट हैंड का यूज करना है। आपको इसे लेफ्ट हैंड से नहीं चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ते हैं कि करंट जो है वो हमारे थंब के डायरेक्शन में हो, ऐसी कंडीशन में फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूम रही होंगी हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा। अगर हमने इस तरह से आपके सामने देख लीजिए, ये एक कंडक्टर है, इसका जो कैप है ये हमें करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो हमने जब इसे इस तरह से पकड़ा तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये जो फिंगर्स रोल होकर आ रही हैं ऐसे अंदर से बाहर की ओर, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताती है। चलिए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किस तरह की होती है और वो किन किन सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया और उसमें एक होल कर दिया और उस होल से हमने, ये आपको दिख रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको पास करा दिया और इसका जो कनेक्शन है हमने एक बैटरी से दे दिया है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, हॉरिजॉन्टल प्लेन, बैटरी और ये है हमारा स्विच, जिसे हम जैसे ही ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो करंट कैरिंग वायर है इसमें पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर इस तरह से करंट का फ्लो होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये फिगर बना हुआ है इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की ओर है। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये भी सेम वैसा ही डिजाइंड है, कार्डबोर्ड, करंट कैरिंग वायर, बैटरी, स्विच, रियोस्टेट। इसमें भी अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंट्री करेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे करंट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है। इस तरह से हम यहां पर आपको शो कर रहे हैं, ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की। तो जैसा कि हमने अभी सीखा, हमें सिर्फ अपने राइट हैंड से उस कंडक्टर को पकड़ना है और अपना जो थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो हमने अपने राइट हैंड से इस कंडक्टर को पकड़ा और हमारा थंब आप देख पा रहे हैं किधर है, अपवर्ड। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है आप देख पा रहे हैं इस एंड से एंट्री होगी और इधर से हम वापस आएंगे ऐसे। तो यहां पर आपका रोटेशन कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहा है, ये हमारी फिंगर्स का कर्ल है।
तो यहां पर आप जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस देखोगे वो कुछ इस तरह से यहां पर क्रिएट हो जाएंगी। अगर मैं इसमें डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो आप देख रहे हैं हम इस तरह से वायर को पकड़ रहे हैं। तो यहां से लाइंस एंट्री करेंगी और इधर दूसरे साइड से लाइंस लीव करेंगी। यहां से एंट्री, यहां से लीविंग, ये एंट्री और ये लीव। जैसे जैसे आप इस वायर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो लाइंस हैं वो भी दूर होती जाएंगी, और जितना आप वायर के पास में रहेंगे लाइंस उतना ही पास होंगी। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। आप देख पा रहे हैं हमारा जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है ये, और आप देख रहे हैं ये घड़ी के चलने के विपरीत है, और घड़ी के चलने के विपरीत डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जनरेट हो रही हैं ये कैसी हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की। कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जो भी दूसरा सिस्टम उस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देख रहे हैं आप पास की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत पास पास हैं, तो वायर के पास इंटेंसिटी ज्यादा होगी और वायर से दूर जाने पर इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो हम यहां पर समझ पा रहे हैं कि किसी वायर के बिल्कुल पास सबसे हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और किसी वायर से दूर जाने पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार कंटिन्यू डिक्रीज होती चली जाती है। अब बात करते हैं, यहां पर हमने एक रियोस्टेट लगाया है। अब रियोस्टेट से अगर हम देखें तो इस रियोस्टेट की सहायता से हम करंट को वेरी करा सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं और करंट को कम कर सकते हैं। तो हमने ये पाया है इस एक्सपेरिमेंट में कि जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करते हैं ये जो लाइंस हैं ये और पास पास बनती हैं। तो लाइंस का पास बनना, हाई इंटेंसिटी होना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरी बार बढ़ रही है। कब? जब हम अपने करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि B भी बढ़ता है। जब हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो हम ये पाते हैं B भी डिक्रीज होता है। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा 3 बातें। सबसे पहली बात शेप, कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उनका शेप कैसा है। इनका शेप है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर एक ही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और सारे सर्किल्स का सेंटर एक ही है। ये हो गया शेप। दूसरा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 2 बातों पर डिपेंड कर रही है। एक, I के बढ़ने से B बढ़ रहा है और I के कम होने से B कम हो रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं B प्रोपोर्शनेट टू I। और दूसरी बात हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी जाती है। तो डिस्टेंस के बढ़ने से इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है।
आप अगर इस सर्किल की रेडियस को r कह दें तो हम ये कहेंगे इस पॉइंट पर डिस्टेंस r है। तो डिस्टेंस के बढ़ने से इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, तो हम यहां पर कह सकते हैं b प्रोपोर्शनेट टू 1/r। तो जैसे जैसे हम इस वायर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जो भी दूसरी चीज आएगी जिसको फोर्स का एक्सपीरियंस करना है, वो एक मैग्नेट भी हो सकता है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, उसके लिए डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। बात करते हैं अपने दूसरे फिगर की, जिसमें हमने क्या देखा कि हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया। तो इस बार हमें अपना वायर इस तरह से पकड़ना है कि हम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाएं। तो अगर हम इस तरह से पकड़ें तो आप देख पा रहे हैं दिस इज अ कंडक्टर, और ये जो कैप है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है करंट का, और अपना थंब हमको इस डायरेक्शन में रखना है। तो अभी आप देख रहे हैं मैं अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करके आपके सामने ला रहा हूं। यहां पर भी अगर इस चीज को देखें तो हम अपनी फिंगर्स को इस एंड से एंट्री कराएंगे और दूसरे एंड से ये लीव करेंगी, और करंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो यहां पर जो आपको सर्कल्स मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के या मैग्नेटिक फील्ड के, इनका डायरेक्शन कैसा है ये आप देख रहे हैं। यहां से एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है, और ये आपका एग्जिट पॉइंट है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ये घड़ी के चलने की दिशा के साथ है। घड़ी के चलने की दिशा के साथ होने का मतलब है क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, और सारी बातें इस फिगर में भी फॉलो होती हैं। करंट के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस के बढ़ने से इंटेंसिटी कम होगी। दैट्स ऑल अबाउट अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम देखते हैं अपने दूसरे सिस्टम। हमारा दूसरा शेप है वायर का सर्कुलर शेप। पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर को लिया और अब हम ले रहे हैं एक सर्कुलर शेप के कंडक्टर को। जैसा कि आप यहां पर सामने देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड से हमने अपने इस वायर को इन दो पॉइंट्स से बाहर निकालकर एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जिससे एक स्विच लगा हुआ है और एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट। धारा नियंत्रक यहां पर हमारे करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इसी का हमने दूसरा शेप यहां पर बनाया है। इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका फ्रंट व्यू है, सामने से सर्किल देखना, ओके। और ये जो आपका है ये साइड व्यू है कि आप देख रहे हो सामने से लेकिन सर्किल इस प्लेन में है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस शेप को बना रहे हैं। दोनों ही हमारे सर्कुलर शेप हैं, ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर। अब हमने क्या किया, इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए अपने स्विच को ऑन किया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होता हुआ इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, और इस तरह से जब यहां से मूव होगा तो आप देख रहे हैं इस लोकेशन पर आपका जो करंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर ये इस तरह से मूव होता हुआ नीचे की ओर आएगा और आप देख रहे हैं इस लोकेशन पर करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस तरह से करंट इसके अंदर से होता हुआ और ये हमारे बैटरी के दूसरे एंड तक यानी नेगेटिव एंड तक पहुंचता है। तो ये तो हो गया हमारा करंट का फ्लो। हमें देखना है यहां पर कि हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है यानी कि सर्कुलर लूप, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, अगर हम इस एंड की बात करें तो यहां पर करंट अपवर्ड है, और हमने आपको बताया एम्पियर्स लॉ, राइट हैंड रूल। आप अपने करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ेंगे
तो अभी आप देख रहे हैं यहां से एंट्री हो रही है और यहां से लीविंग। अभी सेक्शन में हमने देखा था करंट अगर अपवर्ड होता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होंगी वो होंगी एंटी क्लॉकवाइज। आप वायर से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे लाइंस और बड़ी मिलती जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं यहां पर आपको जो करंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और आप इस तरह से अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो मिलती है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। यहां पर ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे हमारी लाइंस जो हैं उनका डायरेक्शन और हमारी लाइंस दूर होती चली जाएंगी। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। वायर से और दूर जाएंगे लाइन और दूर आएंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं वायर से और दूर जाने पर लाइंस और दूर होती चली जाएंगी और फैलती चली जाएंगी। लेकिन यहां पर आपको एक छोटी सी बात को समझना है। वायर के इस साइड फ्री एंड है, कुछ भी नहीं है, क्लियर, और वायर के इस साइड भी कुछ भी नहीं है। लेकिन वायर के अगर इस साइड जाते हैं तो हमें दूसरा वायर मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जब आप इससे दूर जाएंगे तो सेंटर की ओर बढ़ने पर इस वायर की जो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट दे रहा है इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों की फील्ड लाइंस पास आने लगेंगी। और जब दोनों की फील्ड लाइंस पास आने लगेंगी तो हमने कल सीखा था जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हो तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट ना करने का मीनिंग है कि वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, धक्का देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि अगर हमारा शेप कुछ इस तरह से और अगर हम इसे इधर से धक्का देते हैं तो ये शेप धीरे धीरे ओपन होने लगता है और स्ट्रेट हो जाता है। आप अगर इसको इधर से देखेंगे, हम इधर से पुशअप करते हैं तो ये शेप धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएगा। तो वैसे ही आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं इन पर प्रेशर लगेगा, ये इससे इंटरेक्ट या इंटरसेक्ट नहीं होगी और ऐसी कंडीशन में लाइंस और दूर होते होते सेंटर तक पहुंचते पहुंचते लाइन आपकी जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी इस तरह से। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आपके सेंटर से जो लाइन जा रही है वो स्ट्रेट निकल रही है। अगर आप इसको इस शेप में समझना चाहते हैं तो जैसे हम इस लोकेशन की बात करें और यहां पर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि करंट इस डायरेक्शन में है और यहां पर करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन देगा। आप इस तरह से करंट बना सकते हैं। तो करंट इस डायरेक्शन में है, अपने वायर को पकड़िए करंट के डायरेक्शन में। अभी आपका फील्ड कहां से कहां बन रहा है, इस तरह से। चलिए यहां पे बनाते हैं इसे। ये हमारा फील्ड लाइंस बन रही हैं, क्लियर। वायर के पास पास हैं और वायर से दूर दूर होती चली जाएंगी। और इनका जो डायरेक्शन है उसके बारे में भी बात करते हैं। ये कुछ इस तरह से आ रही हैं, ये जब इस तरह से आ रही हैं तो इनका डायरेक्शन ये है आपका, आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये बाहर की ओर, ये और ये। यहां पर आते हैं, हम अपने वायर को फिर से पकड़ते हैं, करंट का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन, और अब हमारी फील्ड ऑफ लाइंस बाहर से अंदर की ओर जाएंगी। आप देख पा रहे हैं करंट का डायरेक्शन, फिंगर्स का डायरेक्शन, बाहर से अंदर की ओर। तो यहां पर जो हमारी फील्ड जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से जनरेट हो रही है, बाहर से अंदर की ओर। अब ऑल ओवर अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप अंदर की ओर आते जाएंगे ये लाइंस एक दूसरे को कंप्रेस करती जाएंगी और फैलती हुई जाएंगी इस तरह से, और सेंटर के पास आने तक ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगी।
क्योंकि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपका जो सेंटर है, इस सेंटर से लाइन किधर की ओर है, बाहर की ओर है। क्लियर? सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, कभी भी जब हम एक मैग्नेट लेते हैं तो उस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती हैं वो एन पोल से बाहर निकलती हैं और एस पोल में एंट्री करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां से ये बाहर की ओर जा रही है, तो इस साइड से ये क्या कर रही होगी, एंट्री कर रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि इधर वाला जो हिस्सा है बाहर की ओर एन पोल और अंदर की ओर एस पोल। तो हमने आपसे बताया था कि आप चाहे जितना छोटा मैग्नेट लें, मैग्नेट के एन और एस पोल्स को कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि हमने जो लूप चूज की है उसका एक एंड आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, एन पोल, और उसी का दूसरा अपोजिट एंड वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, एस पोल। यानी कि एक करंट कैरिंग लूप के पास दोनों पोल्स होते हैं, एन पोल भी होता है और एस पोल भी होता है। अब यहां पर हम करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। करंट का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये है क्लॉकवाइज। क्लियर? ये कैसा है, क्लॉकवाइज। इस सिस्टम से एंट्री और यहां से लीविंग। तो इसी आधार पर हम अपनी लूप में जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। देखते हैं कि किस तरह से हम इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये फील्ड किधर है, इनसाइड द वायर, और आपका करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। इनसाइड का मतलब अंदर की ओर जाना। तो आपको जो सामने से दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, आपका एस पोल। सामने से जो दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा, एस पोल। फिर से देखिए, ये आपकी लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड एंट्री करती हुई आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या कर रही है, एंट्री। जिस एंड से एंट्री होती है वो एंड हमारा एस पोल होता है। तो हमने यहां पर एक लूप ऐसे जनरेट की और यहां पर हमारा जो करंट है आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज। और ऐसी कंडीशन में आपको जो ये सामने पोल दिखाई पड़ेगा ये हो जाएगा आपका एस पोल। अब आप अगर इसे रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने एक दूसरी लूप चूज की। यहां पर करंट जो है आई, ये है आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में, जब क्लॉकवाइज में आपने देखा तो लाइन इनसाइड जा रही थी, जब एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो लाइन आउटसाइड आएंगी। और लाइन आउटसाइड निकलती है एन पोल से, तो इसलिए आपको यहां पर जो पोल दिखाई पड़ेगा वो आपका होगा एन पोल। करंट एंटी क्लॉकवाइज पोल एन, करंट क्लॉकवाइज पोल एस। ये हो गई बात डायरेक्शन की। अब बात करते हैं हम इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी इंटेंसिटी की। लास्ट सेक्शन में हमने सीखा कि जब भी हम करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो एक बात तो ये फिट यहां पर पहले से ही है, B प्रोपोर्शनेट टू I। अब बात करते हैं दूसरी, डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती थी। और यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें मिलती है इस लूप की रेडियस के फॉर्मेट में।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लूप की रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। और अब हम कह सकते हैं B प्रोपोर्शनेट टू 1/r। यहां पर जो r है ये रेडियस ऑफ लूप है। तीसरी बात, हमने अभी आपसे कहा करंट को बढ़ाएंगे तो B बढ़ेगा। आपने एक वायर लिया और उस तरह के बहुत सारे वायर एक दूसरे के ऊपर रखे। हमारे कहने का मतलब है कि आप वायर के टर्न्स को यानी कि घुमाव को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप एक वायर लेते हैं इस तरह से तो I करंट, अगर आप दो वायर इस तरह से लेते हैं तो 2I करंट, अगर आप 3, 4, 5, 6 इस तरह से वायर्स एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं तो हम यहां पर देखेंगे हमारे पास करंट बढ़ता चला जाएगा। तो करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और करंट बढ़ रहा है टर्न से। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि छल्लों की संख्या को बढ़ाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। तो यहां से हम तीसरा सिस्टम देख सकते हैं B प्रोपोर्शनेट टू N, जहां N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है ये जो हम सर्कुलर लूप क्रिएट कर रहे हैं इसमें टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर तीन चीजें हमने देखी। सबसे पहला शेप जो आपको दोनों जगह पर नजर आ रहा है, दूसरा डायरेक्शन जो आप देख सकते हैं, करंट अगर क्लॉकवाइज है, कौन, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो आपको पोल दिखेगा कौन सा, S, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको जो पोल दिखाई पड़ेगा वो होगा N। तो यहां से आप डायरेक्शन देखते हैं। और तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, परिमाण की बात करें, अगर मात्रा की बात करें, अगर प्रबलता की बात करें तो प्रबलता बढ़ती है करंट के बढ़ने से, प्रबलता बढ़ती है नंबर ऑफ टर्न के बढ़ने से, और प्रबलता कम होती है रेडियस के बढ़ने से। तो यह है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग लूप एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक सर्किल लेते हैं और उसमें अपने डायरेक्शन बना लेते हैं तो जब आप उसको एक साइड से देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा और वही डायरेक्शन बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए दूसरे साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और हमने अभी देखा था जब हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखे करंट तो हमें N पोल दिखाई देता है, और जब हमें करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे तो हमें S पोल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो एक साइड S पोल और दूसरे साइड N पोल को शो करती है। इसलिए हमारी जो लूप है ये एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसके पास दोनों पोल्स होते हैं। आपका अगला शेप है करंट कैरिंग सोलेनाइड, धारावाही परिनालिका। क्या है ये सोलेनाइड, सबसे पहले इसे समझते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक इंसुलेटेड सिस्टम ले लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास प्लास्टिक का एक इंसुलेटेड सिस्टम है। अब हमें क्या करना है, इस पर वायर्स को बहुत पास पास इस तरह से लपेटते चले जाना है, और लपेटने से आपके पास एक वायर के पूरे टर्न्स बनते हुए इस तरह का शेप जो क्रिएट होगा उसी को हम कह रहे हैं यहां पर सोलेनाइड। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास रेड कलर का एक सिस्टम है जो कि इंसुलेटेड है, और इस पर हमने ये ब्लू वायर के टर्न्स इस तरह से लपेट दिए। तो ये है आपका सोलेनाइड। सोलेनाइड की एक स्पेशलिटी है, आपको ध्यान से समझनी है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये सामने का क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ये इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पेन के पास मोस्टली लेंथ है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो इसी तरह से आपके पास जो सोलेनाइड होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, बहुत कम, और लेंथ उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगी। अब हमने क्या किया कि इस पर वायर के टर्न्स इस तरह से मैंने लपेट ली। जैसे ही हम यहां पर स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और करंट फ्लो होता हुआ इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये हमारे इस सोलेनाइड के बैक डायरेक्शन से पीछे से होता हुआ और ये सामने की ओर इस तरह आगे आ रहा है। फिर ये इस तरह से टर्न घूमेगा और ये पीछे से इस तरह से आगे आएगा। तो आप देख पा रहे हैं हर टर्न में हमारा जो करंट है वो आपको सामने से डाउनवर्ड दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम इसको एक साइड से वॉच करते हैं अपने इस साइड से तो हमें करंट कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इस डायरेक्शन को मैं आपके सामने ले आता हूं और सामने आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज। और अगर ये डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है तो इस कंडीशन पर आपको इस फ्रंट पे कौन सा पोल दिखाई पड़ेगा, एस पोल। और अभी अगर इसके अपोजिट साइड की बात करें तो हमें कैसा पोल दिखाई पड़ेगा, एन पोल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं। पहला टर्म एस पोल, उसका दूसरा साइड एन पोल, फिर एन पोल, फिर एस पोल, फिर एस एन एस एन एस एन। तो हमने देखा था जब भी हम एक मैग्नेट को ब्रेक करते थे तो वहां पर भी अपोजिट पोल्स क्रिएट हो जाते थे। अब आप उन सारे मैग्नेट्स को वापस आपस में मिला दीजिए तो सारे पोल्स एक दूसरे से मैच होकर फिर आपको एक एंड एस और एक एंड एन मिल जाएगा। वैसे ही यहां पर हर एक लूप यानी कि सर्कुलर लूप, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी हम सोलेनाइड बनाने वाले हैं उसमें सर्कुलर टर्न देने वाले हैं। तो हर सर्कुलर टर्न एक कंप्लीट मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट के दो एंड होते हैं। एक आपको इधर साइड से दिखाई पड़ रहा है जो कि एस और उसके अपोजिट साइड वाला एन। तो एस एन एस एन एस एन इस तरह से कंप्लीट होते होते जब हम फाइनली यहां तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोल है ये आपका हो जाएगा एन। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है एस पोल और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एन पोल। तो अगर ये एस पोल है तो आप देखेंगे कि लाइंस यहां से एंट्री कर रही हैं इस तरह से, और जबकि ये एन पोल है तो यहां से लाइन एग्जिट करती हैं बाहर की ओर इस तरह से। और अगर मैं बात करूं कंप्लीट लूप की तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी लाइन ये एंट्री की और इधर से एग्जिट करती है, या यहां से देखें यहां से एन पोल से बाहर निकलती है और एस पोल में एंट्री करती है और पूरा क्लोज लूप बनाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सोलेनाइड के अंदर लाइंस बहुत ही पास पास हैं, बहुत ज्यादा पास। तो सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। और सोलेनाइड के बाहर की बात करें तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इस लूप को क्रिएट करेंगे तो और दूर जाएगी, इस लूप को क्रिएट करेंगे तो और दूर जाएगी। ऐसी कंडीशन में सोलेनाइड से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वेरी लो है, आप इसे नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। तो ऑल ओवर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सोलेनाइड है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक, और जिसका एक पोल एस पोल है और दूसरा पोल एन पोल है। एस पोल और एन पोल के पास जो लाइंस हैं बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड हैं और इससे दूर जाने पे लाइंस बहुत दूर हो रही हैं। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इनके पोल्स पर हाई होगी और सेंटर पे नेग्लिजिबल यानी कि नियर अबाउट टू जीरो होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक करंट कैरिंग सोलेनाइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर हम तीन चीजें देख रहे हैं, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो कि आपको फिगर में नजर आ रही हैं। दूसरा डायरेक्शन, अगर आपका करंट आपको दिखाई पड़ता है क्लॉकवाइज
तो आपको वो साइड दिखाई पड़ेगा S और उसी का अपोजिट साइड आपको दिखाई पड़ेगा N पोल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी यानी कि प्रबलता, कि किस फोर्स से, कितने ज्यादा फोर्स से किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला है ये। तो पोल्स पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, चाहे N पोल हो या S पोल हो, और सेंटर में ये नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। तो दैट्स ऑल ओवर अबाउट करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो इस तरह से हमने आज 3 शेप्स के बारे में सीखा, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर और करंट कैरिंग सोलेनोइड। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। हम बात करेंगे आगे अगले लेक्चर में कुछ और स्पेशल फीचर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।